ये बिल्कुल सेंटर स्टेट रिलेशन में बीजेपी के मैनिफेस्टो में है। नहीं, आप उसमें सेंटेंस आप इसको फिर से गौर करें, उसमें लिखा है कि कंसल्टेशन विद ऑल स्टेक होल्डर्स। स्वाभाविक है, जब कोई तब्दीली होगी कोई चीज में कंसल्टेशन होगा। यूसुफ जी, ये लगता है कि बीजेपी की मंशा है और सुनियोजित इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है इनके राज्य मंत्री ने, जो पीएमओ में राज्य मंत्री हैं और खासकर पीएमओ राज्य मंत्री है, सुनियोजित है, बिल्कुल सुनियोजित है, बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं। दूसरी बात, मैं अवधेश जी ने जो भी कहा कि साहब वहां शरीयत कानून हमारी रिपोर्ट में भी दिखाया गया, बहरहाल कि शरीयत कानून लागू होता है, तो ये जो भी बात बता रहे थे कि साहब मिथ फैलाने की कोशिश की गई है, ये इसी तरह से कोशिशें होती हैं। मुझे बताइए कि शरीयत कानून भारत में कहां लागू नहीं होता है? मिसाल के तौर पे, जब हमने कॉमन क्रिमिनल कोड मान लिया है और सिविल कोड के लिए देश में छूट है कि हर आदमी अपनी परंपरा से अपने धर्म के अनुसार करेगा, तो मुसलमानों में जो शादी होती है, जायदाद का बंटवारा होता है, वो शरीयत कानून से तो होता है, ठीक है, वो कोडिफाइड नहीं है क्योंकि परंपरा से चला आ रहा है, पारंपरिक है। जो मुसलमान हिंदुस्तान भारत के किसी भी कोने में अगर वो रहता है तो शरीयत कानून से गवर्न होता है। तो ये सिर्फ ये कहना कि साहब वहां महिलाओं पर शरीयत कानून लागू होता है, ये भी तो एक मिथ फैलाना, ये गलतफहमी फैलाने की कोशिश है ना। नहीं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की कोई मुसलमान लड़की बिहार के किसी लड़के से शादी कर ले तो उसको अधिकार नहीं चाहिए। ये उत्तर प्रदेश की अलग परंपरा है। अब देखिए हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा हुआ है कि जाट कम्युनिटी विल गवर्न ऑन इट्स ओन ट्रेडिशन, वहां दो शादी करने की छूट है। विसंगतियां हैं, विसंगतियां सिर्फ 370 में नहीं है ना, हिंदू लॉ के अनुसार वो गलत हो जाएगा, दो शादी मान्य नहीं लिखा हुआ है इसके अंदर। हिंदू मैरिज एक्ट आप चेक करिएगा, हिंदू सिविल कोड में नहीं है, नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में 371 के तहत नागालैंड को, मणिपुर को और कई और राज्यों को ये छूट दी हुई है कि जैसे भारत का जो कानून जो समवर्ती सूची में है और जो केंद्र की सूची में, उस पर तो भारत का कानून बना सकती है, लेकिन अगर उस स्टेट से मुतालिक कोई अलग सा कानून बनाना होगा तो उसके लिए वही शर्तें हैं जो जम्मू कश्मीर में है। शर्त में थोड़ा अंतर है सर। अरे भाई, थोड़ा अंतर है। जब मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि सिलेक्टिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप कीजिए कि भाई हमें एक देश एक विधान, जो बात हो रही दो प्रधान, तो आप कहिए कि पूरे देश के अंदर जो छोटे छोटे पॉकेट्स में भी अगर आपने विशेष अधिकार दिए हुए हैं तो इसीलिए दिए हुए हैं ना कि वहां की जनता परंपरा से उसका अनुसरण करती आ रही है और उसकी गारंटी स्टेट ने मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है। और एक सर्टेन स्टेज पर आकर आप वो पुराने वायदे से अगर हटना चाहते हैं, उसे खत्म करना चाहते हैं, तो बिना उनकी मर्जी से नहीं हो सकता। जिस तरह बीजेपी की कोशिश हो रही है या संघ परिवार की कोशिश हो रही है कि पूरा देश एक मत उसके ऊपर है, अरे भाई जो जिसके ऊपर रह रहा है, जिससे वादा हुआ है, उससे तो कंसल्ट करेंगे। यूसुफ जी, बहुमत का मतलब ये नहीं होता है लेकिन आप वोटों का अंबार अगर आपने ले लिया है तो आप सारी चीज थोप देंगे। अंबार की बात नहीं, परंपरा और संस्कृति को उसको नहीं बदल सकते हैं, उसको तो हमारी संविधान भी मान्यता देता है सभी जगह, वो विषय ही नहीं है। मेरा कहना यही है, जम्मू कश्मीर के परंपराएं हैं, वहां की सांस्कृतिक सभ्यतागत परंपराएं, उनको टच नहीं कर सकते हैं नागालैंड के, लेकिन नागालैंड के विषय उससे आगे का है। कोई भी परंपरा के विरुद्ध परंपरा और संस्कृति की बात नहीं है, उससे आगे कानून की बात। इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर एक्सपेक्टेटर की तरह से मैं एक उदाहरण देता हूं। नहीं होनी चाहिए। आपने राज्यों का जब विलय किया तो राजाओं को, एक्स राजाओं को प्रिवी पर्स, प्रिविलेजेस एंड पर्स, वो दोनों स्वीकृत किया पंडित नेहरू के समय, और उनकी बेटी ने एक झटके में उसको खत्म कर दिया। तो किया हुआ वादा खुद ही और उसको खत्म करने के लिए आपने उनसे कोई अनुमति नहीं ली। तो ये तो इच्छा शासन जिस तरह का होता है, नहीं आप तो काम करना क्या चाहते हैं वो कर लेते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं उसको आप लंबा एक सवाल, एक अजय जी बोल रहे थे, खतरनाक बात बोल रहे हैं, इस पर रेफरेंडम होना चाहिए। रेफरेंडम का नहीं बात छोड़ के यूसुफ जी, अभी अनुज जी ने बात कहा कि इंदिरा गांधी ने जो प्रीवी पर्स की बात कही उसको एक झटके में खत्म कर दिया। अमित जी, इंदिरा जी की बात आई और कांग्रेस की बात आई। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा शासन किया है, 60 साल से ज्यादा। हालांकि मोदी जी ने कहा था कि उनको 60 साल दिया, मुझे 60 महीने दो, हम देश की तकदीर बदल देंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि जो 60 साल में जो विसंगतियां पैदा हुई, चाहे वो जम्मू कश्मीर के साथ हो और देश के अन्य भागों में, स्पेशली हम यहाँ जो हम आर्टिकल 370 की बात कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस दोषी रही है या उसकी मनमाफिक राजनीति चलाने के लिए वो ऐसा करते रहे? देखिए, कांग्रेस दोषी नहीं रही है कुमार साहब। हर एक राजनीतिक पार्टी कुछ न कुछ विचारधाराएं होती हैं और उस विचारधारा के ऊपर वो काम करती है। आज से ही नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के टाइम से भाजपा और जनसंघ की नीति रही है कि 370 जो है खत्म होना चाहिए। कहीं ना कहीं उसमें उनको लगता है कमी रही है। और आज जिस परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, जिस समय पे हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जरूर एक चर्चा, स्वस्थ चर्चा जरूर होनी चाहिए कि, और जब हमने लागू किया था 370, उस समय भी जैसे बताया कि गोपाला स्वामी जी जो उस समय मंत्री थे,
उन्होंने बोला कि इसमें पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ है और इसको एक विशेष प्रावधान देना चाहिए स्टेट को। लेकिन उन्होंने ये भी साथ में कहा कि ये सिर्फ प्रावधान इसलिए होगा जिससे कि वो जो राज्य है, जो जम्मू कश्मीर राज्य है, वो और राज्यों के साथ आ सके, खड़ा हो सके, कुछ समय के पश्चात मुख्य धारा में आ सके। लेकिन आज इतने समय बीत जाने के बाद भी क्या वो मुख्य धारा में आ पाया? क्या वहां के लोगों को इसके जो इसका उद्देश्य था वो मिल पाया? जैसा कि अभी अंसारी साहब ने कहा कि जिस राज्य के लोगों के लिए लागू किया गया था, क्या वो लोग इसका फायदा उठा सके या नहीं उठा सके? एक बार उनको उसमें जरूर शामिल करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो ये है, जो ना सिर्फ उस राज्य में बल्कि पूरे राष्ट्र में कई भ्रांतियां 370 से जुड़ी हुई है। जैसा कि भी आप चर्चा में भी देखने को मिला कि कई सारी भ्रांतियां हमारे आपस में भी हैं, जबकि यहां पर सभी लोग बैठे हुए हैं, सब लोग जानते हैं, अनुच्छेद को जानते हैं, संविधान को जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ सबके मन में कहीं ना कुछ भ्रांतियां 370 नहीं अमित जी, वो भ्रांतियों की बात नहीं है। भ्रांति जो परसेप्शन है आम जनता में, उसकी हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन मैंने जो कहा, जो यहाँ पैनलिस्ट की बात है, जो चर्चा में निकल के आई है कि जिम्मेवार कौन? आप कह रहे हैं कांग्रेस दोषी नहीं है। अवधेश जी, आपको लगता नहीं है जिन्होंने ज्यादा वर्षों तक शासन किया उनमें कहीं न कहीं दोष है? जैसा अनुज ने कहा कि झटके में उन्होंने जो करना था कर दिया, बाकी लटका के रखे। नहीं, जैसे देखिए, जिस समय शिमला समझौता हुआ था उस समय आराम से ये सारी बातें हो जा सकती थी उसमें से, लेकिन उस समय इंदिरा गांधी यहीं पर चूक गई थी। न तो वो ये समय था जब कश्मीर के संपूर्ण विलय का वही समय था। उस समय जब आप चूक गए, उसके बाद आप नहीं कर सकते थे। और उस समय से हमारे देश की परिस्थिति देखिए कि आपका देश लगातार झटके खाता रहा है। आपका इमरजेंसी लगा, 77 की सरकार आई, वो कुछ करती गिर गई, 80 में सरकार आई, फिर 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, 89 में दूसरा विद्रोह हो गया, और आपके देश में कंटिन्यू राजनीतिक अस्थिरता रही है। और उसके कारण जगह जगह ऐसी क्षेत्रीय शक्तियां भारत में खड़ी हो गई है जिनका की मूल उद्देश्य है अपने कैसे भी चुनाव जीतना। तो वो ऐसे इशू पर देश सर्वोपरि नहीं रहा। पूरा माहौल ही बदल गया है कि ऐसे इशू पर दृढ़ता से कोई काम करे। ये जो कह रहे थे पहली बार 1989 के बाद किसी पार्टी को बहुमत मिला है, लेकिन मूल प्रश्न जो उठ रहा है इस समय कि क्या धारा 370 को हटाया जा सकता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए, उसका जो संविधान है 370, उसका तीसरा बिंदु पढ़िए। उसमें लिखा है कि राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना, नोटिफिकेशन, पब्लिक नोटिफिकेशन से यह घोषित कर सकते हैं कि यह अनुच्छेद अब लागू नहीं है, लेकिन इसके लिए जो राज्य की संविधान सभा प्रस्ताव पारित करके देगी तब। अब प्रश्न है कि राज्य की संविधान सभा तो है नहीं, तो वो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका उपाय है कि अगर बहुमत हो तो विधानसभा 15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए स्वयं को संविधान सभा में कन्वर्ट करके, जम्मू कश्मीर की विधानसभा, हाँ, जम्मू कश्मीर की विधानसभा ये प्रस्ताव पारित कर सकती है। ये कहना कि वो नहीं कर सकती है, वो कर सकती है, और उसके द्वारा ये हो सकता है। एक मैं इसीलिए एक किताब ले आया हूं। देखिए, 368 हमारे संविधान जो है वो संसद को अमेंडमेंट का अधिकार देता है। पूरे संविधान में आप देख लीजिए, देखिए हमारे संविधान निर्माता कितने बुद्धिमान थे कि सारे में लिखा हुआ है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। 368 को हर प्रकार के संविधान का संशोधन का अधिकार है, लेकिन इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो मेरा मानना है कि अगर इस पर बहस हो तो 368 के तहत इसमें हो सकता है संशोधन, क्योंकि इस एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि वहां के एक बार कस के बहस हो, वहां की जनता की आवाज भी इसमें आए, और वहां की सभ्यता, संस्कृति, परंपरा की रक्षा करते हुए, इन सब का ध्यान रखते हुए, और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर के संविधान के धारा 3 में भी है कि ये इंटीग्रल पार्ट है। ये नहीं है कि केवल हम कह रहे हैं, उनके यहां भी ये लिखा हुआ है जो आज कह रहे हैं वो। तो इस नाते मैं इससे भिन्न मत रखता हूं कि संसद को यह अधिकार नहीं है, यह हो सकता है, इस धारा को हटाया जा सकता है। खान साहब, अनुज जी और यूसुफ जी, अमित जी, एक छोटा सवाल है आप सभी पैनलिस्ट से। क्या आपको लगता है आज की परिस्थिति में जम्मू कश्मीर की विधानसभा इसको धारा आर्टिकल 370 को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है? अनुज जी। आज की तारीख में तो मुझे नहीं लगता ऐसा। खान साहब। मुझे लगता है इसी के लिए जो चर्चा की बात कही गई है वो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि ऐसा नहीं है कि यहाँ के पार्लियामेंट कोई कानून बनाए, या अगर हम कानूनी तौर पर कुछ लागू कर सकते हैं तो उसको जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा के विरुद्ध लागू करेंगे। इसीलिए चर्चा की बात हुई है कि हो सकता है बेहतर उपाय निकल के आए, बेहतर समझ निकल के आए, और वहां के लोग भी कंसल्टेशन में जो पॉइंट्स निकल के आए उसमें मेरिट देखें कि भाई नहीं, जो बात हो रही है इसमें कुछ अच्छाइयां हैं। तो बेसिकली अच्छाइयों बुराइयों में से उनको इवेलुएट करना रहेगा। तो हम ये नहीं मानते हैं कि अगर विधानसभा वहां पारित
आज की तारीख में ना भी कर सके, लेकिन अगर वो कन्विंस्ड हो जाएं कि इस धारा के तहत बने रहने से हमारा नुकसान हो रहा है और इससे आगे निकलने की जरूरत है, तो वो खुद स्वेच्छा से इसको करेंगे। तो हम उस इंतजार में न पड़े कि कोई ऐसी सरकार आए जम्मू कश्मीर में जो इसको पारित कर सके, बल्कि इसलिए इस चर्चा को बढ़ाना जरूरी है कि आज की परिस्थितियों में भी जम्मू कश्मीर के लोग हो सकता है इसमें कुछ अच्छाई देखें। देश देख रहा है इसमें कुछ अच्छाई। नहीं, खान साहब की बात से मैं सहमत हूं कि जब तक जम्मू कश्मीर में इसको लेकर के पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं बनेगा और वहां के लोग उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, तब तक विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो पाना मुश्किल है। चर्चा से कम ये फायदा तो हो रहा है कि इसके अच्छे बुरे पहलू, तमाम पहलू घूम फिर के वो पब्लिक के सामने आ रहे हैं। उसके बाद ही कोई किसी भी इशू पर एक व्यापक सहमति तभी बन सकती है जब उस पर एक सार्थक, खुले दिल से, खुले जहन से बहस हो। अमित जी, बिल्कुल, अगर आज के संदर्भ में हम बात करते हो, राज्य विधानसभा इसको पास नहीं करेगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन यदि हम जनमानस से इस पर चर्चा करें, विचार विमर्श करें और फिर जो चीज वहां से निकल कर आए उसका राज्य विधानसभा भी सम्मान करेगी और केंद्र सरकार भी उसका सम्मान करेगी। यदि वो नहीं करेंगे तो उनको फिर आगे पछताना पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही विषयता से बात करनी है। अंग्रेजों ने जब भारत छोड़ा तो एक समझौते के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय को आप लोकसभा में 2 सीटें मनोनीत करते हैं। स्पेशलिस्ट 60 साल के बाद, और हर 10 साल अब बढ़ाते गए। 60 साल के बाद क्या उसकी आवश्यकता है? क्योंकि अब एंग्लो इंडियन तो रहे नहीं ना, वो तो इंडियन ही है पूरे के पूरे। ये एक विषय है। शायद मुझे लगता है कि भाजपा को इस पर अधिक गंभीरता से विचार करना चाहिए। नहीं, वो मुद्दा है। एक बात मैं और कहना चाह रहा हूं। अभी एक बात आई है। हाँ, आप बोलिए अध्यक्ष जी। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवारी निभाए, ये नहीं कि आप टच करके केवल राजनीतिक लाभ के लिए इसको करें, क्योंकि इस समय लग नहीं रहा है कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं इसको लेके गंभीर है कि गंभीरता से बहस हो। पहली बात। नहीं, दूसरी मैं ये कहना चाह रहा हूं ना कि देखिए, ऐसा है कि कश्मीर की फिजा बदल रही है। आप इस बार का चुनाव परिणाम देखिए। मैं उसी पे आ रहा था, जो चुनाव परिणाम है, मैं उसी बात पे आ रहा था। फिजा बदल रही है। 6 सीट जो है पार्लियामेंट्री में, 3 में बीजेपी आई है। ये अपने आप में परिणाम जो है अप्रत्याशित परिणाम है। तो इसका मतलब लगता है कि जो वहां की जनता है वो कुछ न कुछ बदलाव चाहती है। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि फिजा बदल रही है और जम्मू कश्मीर से मैं जम्मू कश्मीर से 5-7 बड़े लोगों से मेरी भी बात हुई। वो तो ये कह रहे थे कि भाई 370 जो है अब आम जनता के लिए, यहां ज्यादा लोगों के लिए मुद्दा नहीं है। नेताओं का अगर ठीक से यहां लोगों के यहां बीच में बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इसी मुद्दे पर खत्म भी हो सकती है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसको राजनीतिक मुद्दा बना के अपनी खोई हुई जनाधार वापस करने की कोशिश की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की छवि ऐसी है कि उमर अब्दुल्ला को छोड़कर सबको लोग गाली देते हैं वहां जम्मू और कश्मीर में, मानते हैं कि ये सब बदमाश हैं। तो वहां फिजा बदल रही है। भारतीय जनता पार्टी का वहां विस्तार हुआ है। अगर कांग्रेस थोड़ी ठीक हो जाए और दोनों राष्ट्रीय पार्टियां वहां इस विषय पर अगर खड़ी हो जाती हैं तो मेरा मानना है कि वहां की विधानसभा अपने को संविधान सभा में एक दिन के लिए परिणत करके यह प्रस्ताव पारित कर सकती है। और यह कठिन नहीं है, लेकिन यह तभी होगा जब भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से इसके लिए माहौल बनाए, वहां काम करे। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो जाके घाटी में सभाएं करें, बारामूला में जाएं, अनंतनाग में जाएं, के एरिया में जाएं और फिर वहां का वातावरण बदल सकता है। लोगों को विश्वास में लें कि ये भारत आपका है, आप अलग हो गए जीते हैं, इससे आपकी समस्या बढ़ रही है। तो ये करना पड़ेगा, ये केवल कहने से नहीं होगा। ये जी अमित जी, मैं खान साहब आ रहा हूं। ये कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव होने हैं। ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो है और जो वहां की सरकार है, कॉन्फ्रेंस या बीजेपी, दोनों मिलकर के यदि वास्तव में मंशा साफ है तो क्या लगता है कि आपकी पार्टी अभी वहां है, साथ में है, समर्थन में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुद्दा सबको पता है, राष्ट्र हित के नाम पे कोई ऐसा कदम उठाएगी जिससे कि वहां के जनता को रिलीफ मिले, राहत मिले, यदि वो चाहते हैं तो और नहीं चाहते हैं तो? देखिए कुमार साहब, मैंने अपने पहले वक्तव्य में भी आपसे कहा कि चाहे वो हमारी पार्टी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे भाजपा हो, जब वहां की जनता जो चाहेगी, यदि वो उसके विपरीत कार्य करेंगे तो उसके परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। और जो वहां की जनता चाहेगी अल्टीमेटली तो वो होना ही है। इस बार ऐसा हो चुका है, इसलिए बिल्कुल ऐसा 6 में से 3 सीटें मिली है बीजेपी को। बिल्कुल। तो यदि जनता वहां पर चाहती है कि जो 370 का मुद्दा है, 370 का अनुच्छेद धारा लगाई गई है वहां पर, उससे उनको बेनिफिट नहीं है और ये खत्म होनी चाहिए, तो बिल्कुल जनता का सम्मान करना चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए। और बिल्कुल राजनीतिकरण इसका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका राजनीतिकरण होगा तो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जी खान साहब। नहीं, इसमें देखिए बीजेपी का जो अवधेश जी दिखा रहे थे उसमें पार्टी का कमिटमेंट है, लेकिन ये कोई प्रायोरिटी नहीं है।
कमिटमेंट के साथ पहला वर्ड जो पड़ा हुआ है कंसल्टेशन। कंसल्टेशन में ये चीज निकल के आती है कि भाई जम्मू कश्मीर के लोग अगर कन्विंस हो जाते हैं इस चीज पर, और ये अच्छा सुझाव है कि आप मोदी जी का कंडक्ट देखिए इलेक्शन के दौरान कितना पॉजिटिव रहा, एक डेवलपमेंट का एजेंडा रहा, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात रही, अच्छी सरकार देने की बात रही, और एक जो लोगों की उम्मीदें बनती हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं।